नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। इजराइल और हमास का युद्ध 1 महीने बाद भी कितना विध्वंसक और विनाशक है, इस पर हमने एक धमाकेदार वीडियो कुंजी तैयार की है। गाजा में 1 महीने में 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ठीक 1 महीने बाद इजराइल गाजा को काटने में जुटा हुआ है। आज आपको उस जगह भी लेकर चलेंगे जहां से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने हमला किया था। हमास के खात्मे के लिए अब अमेरिका इजराइल को नया हथियार देने जा रहा है। इसका नाम है स्पाइस बम। ये कितना शक्तिशाली है और क्या ये नेतन्याहू की कसम को पूरी कर सकता है, इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है। गाजा युद्ध का इजराइल प्लान सामने आ चुका है। गाजा पर कब्जा होने के बाद इजराइल कैसे सरकार चलाएगा, ये अब साफ हो चुका है। दावा है कि गाजा में इजराइल की पसंदीदा सरकार होगी जिसका हमास से कोई भी संबंध नहीं होगा। पूरा ये प्लान भी आपको बताएंगे। सत्ता में नेतन्याहू आर्मी की लेबनान फ्रंट वाली चुनौती का भी जिक्र करेंगे, जहां हिजबुल्लाह घातक हथियारों के साथ तैयार है। इजराइल की डबल मुसीबत वाली चुनौती का कुछ वीडियोस के साथ विश्लेषण करेंगे। बिहार में जातीय सर्वे के बाद आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चलाया। नीतीश कुमार ने कहा कि 50 की जगह 65% आरक्षण मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश ने ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 75% आरक्षण की मांग की है। सत्ता के न्यूज मित्रों को चुनाव वाला अपडेट भी दे दें। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बम्पर वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं मिजोरम में 77% तक मतदान हुआ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। अदालत ने कहा कि प्रदूषण को लेकर सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस नए गाजा की बात करते हैं जो ध्वस्त हो चुकी इमारतों, रोते बिलखते आम लोगों और घात लगाकर हमास के लड़ाकों से भरा हुआ है। अक्टूबर 5000 रॉकेट से हमास का हमला। इजराइल हुआ था लहूलुहान। इजराइल के रिहायशी इलाकों पर यह हमला हुआ है। आतंकवादियों के रॉकेट बहुमंजिला इमारत के पास जाकर गिरे हैं। 8 अक्टूबर नेतन्याहू ने खाई कसम, हमास को करेंगे जड़ से खत्म। אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל, ילדים וקשישים. החמאס פתח गाजा पर इजराइल का जबरदस्त पलटवार। रात भर में 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है। 17 अक्टूबर गाजा के अस्पताल पर बड़ा हमला, 500 की मौत का दावा। उनतीस अक्टूबर गाजा में घुसी इजरायली सेना, हमास पर जमीनी प्रहार। एक महीने से जारी गाजा युद्ध की गदर कथा। एक महीने से हर अपडेट, टीवी 9 पर ग्राउंड रिपोर्ट। तो सत्ता की शुरुआत उस बारूदी संघर्ष से करते हैं जो पिछले 1 महीने से बिना रुके लगातार चल रहा है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर खूनी खेल खेला था। 24 घंटे के अंदर इजराइल पर 5000 रॉकेट से प्रहार किया था। 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। 150 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था।
7 अक्टूबर 2023 का वो शनिवार शायद ही कभी इजराइल भूल पाएगा। आज 7 नवंबर है और इस एक महीने में हमास के अटैक का जवाब देते हुए इजराइल ने हमास के गढ़ में ऐसी तबाही लाई जिसकी तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया दंग है। हालात ये हैं कि एक महीने बाद भी मिसाइलों के प्रहार और बमों की बौछार से गाजा की धरती थर्रा रही है। इजराइल और हमास के तेवर को देखकर यही कहा जा रहा है कि यह युद्ध बहुत तेजी से महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ सेकंड में आप जानिए कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इजराइल और गाजा में क्या से क्या हो गया। एक महीने में 25,000 टन बारूदों की बारिश हुई। इस लिहाज से औसतन हर दिन 742 टन बारूद ने तबाही मचाई। अगर हर घंटे का अनुमान लगाएं तो पिछले एक महीने में हर घंटे 31 टन बारूद का इस्तेमाल हुआ। अगर इससे भी आसान भाषा में समझें तो हर मिनट 500 किलो बारूद से गाजा में महाविनाश हुआ। हर मिनट। इस बारूदी युद्ध का अंजाम क्या हुआ यह भी जरा गौर से देख लीजिए। एक महीने के युद्ध में गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दावे के मुताबिक मरने वालों में 4,104 बच्चे, 2,611 महिलाएं और 611 बुजुर्ग शामिल हैं। एक महीने में गाजा में 2,10,000 से ज्यादा इमारतें युद्ध की चपेट में आई हैं। इजराइल के हमले में गाजा की धरती पर 35,000 इमारतें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। मतलब जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं उस जगह पर या तो मलबा बचा है या फिर वो जगह लगभग समतल हो गई है। हमास का दावा है कि इजराइल के हमले में 250 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। 20 से ज्यादा अस्पताल एयर स्ट्राइक से तबाह हो चुके हैं। एक दावा यह भी है कि 192 से ज्यादा मस्जिदों में नुकसान पहुंचा है, जबकि 56 मस्जिद पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो अब तक हमास के हमले में इजराइल के 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 1,400 लोगों की, और 5600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस युद्ध की तीव्रता को समझिए। जो आंकड़े अब तक आपने देखे वो पिछले एक महीने में हुई तबाही के हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आगे कब तक यह युद्ध चलेगा इस पर पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इजराइल के तेवर तल्ख जरूर हैं लेकिन हमास की तैयारी भी कम नहीं है। एक महीने के बाद भी यह युद्ध कितना बारूदी और विध्वंसक है ये जानने के लिए हमने 4 वीडियो वाली कुंजी तैयार की है जो वॉर जोन से आए लेटेस्ट वीडियोस के आधार पर तैयार है। इसमें इजराइल का मिसाइल वाला हमला भी है और हमास का रॉकेट वाला जवाब भी है। पहली वीडियो कुंजी इजराइल के मिसाइल अटैक वाली है। इजराइल की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि कैसे एयर स्ट्राइक से गाजा के शहर धुआं-धुआं हो रहे हैं। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। दावा है कि इजराइल के हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। दूसरी वीडियो कुंजी इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंक घुस चुके हैं। गाजा की गलियों में इजरायली टैंकों से निकले गोले बारूदी गदर मचा रहे हैं। इसका एक सबूत इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस टैंक के सामने हमास के जो भी लड़ाके आते हैं, जो भी ठिकाने आते हैं, कुछ ही देर में वो तबाह हो जाते हैं। ये वीडियो भी इजराइल की सेना की ओर से जारी किया गया है। तो ये तो बात हुई इजराइल की। हमने हमास की हिमाकत वाली वीडियो कुंजी भी तैयार की है, जिसे देखकर अंदाजा होगा कि इतनी बर्बादी के बाद भी हमास के लड़ाके किस तरह इजराइल को टक्कर देने के मूड में हैं। ये गाजा पट्टी में हमास की सुरंग की तस्वीर है, जहां हमास के लड़ाके छिपे रहते हैं, मौका मिलते ही बाहर आते हैं, इजराइल के टैंक पर हमला कर फिर से सुरंग में चले जाते हैं। हमास की हिमाकत वाली दूसरी वीडियो कुंजी भी आप देख लीजिए। हमास के लड़ाकों का ये नया वीडियो है। ये छिपकर इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इजराइल के आयरन डोम को चकमा देकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं।
मतलब ये कि अमेरिका से मदद के बावजूद, अपनी सारी ताकत झोंकने के बावजूद, अपने ज्यादातर घातक हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद नेतन्याहू आर्मी की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। पिछले 1 महीने से इजराइल गाजा में आसमान से मिसाइल और बम बरसा रहा है। पिछले 10 दिनों से इजराइल की सेना हमास से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि हमास लगातार ये आरोप लगाता आ रहा है कि इजराइल के हमले में गाजा के नागरिकों को नुकसान हो रहा है, आम नागरिकों की जान जा रही है। इसी को आधार बनाकर हमास ने सीज फायर रोकने की भी मांग की है। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू का साफ साफ कहना है कि जब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं होगी, हमले नहीं रुकेंगे। वैसे देखा जाए तो गाजा को 2 हिस्सों में बांटकर अब इजराइल अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहा है। इजराइल का प्लान है कि पूरी सर्दियों में उसकी सेनाएं गाजा में रहेंगी और गाजा को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसके लिए आईडीएफ ने पूरी तैयारी भी कर ली है। सर्दियों के प्लान के तहत इजरायली सेना को उपकरण दिए जा रहे हैं। आईडीएफ को 1,29,000 विंटर जैकेट और 3,69,000 वार्मर बैग दिए गए। आज 7 नवंबर है। यह 7 नवंबर आज से ठीक 1 महीने पहले इजराइल की जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, इसी धरती को लहूलुहान किया गया था और इस सामने की धरती से हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोलकर कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को अपने साथ यहां से बंधक बनाकर ले गए। लेकिन आज जब जंग का 1 महीना पूरा हो रहा है तो गाजा पट्टी में हालात कैसे हैं वो दिखाने के लिए हम इजराइल बॉर्डर पर मौजूद हैं और सामने की जो धरती आपको नजर आ रही है, ये गाजा पट्टी का पूरा इलाका है जो जलता हुआ, धधकता हुआ, सुलगता हुआ आपको इस वक्त नजर आ रहा है। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. The paramount need is to defeat this axis. That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. مليون زلزال في بعض، والله ما تقول لكم مليون قنبله نوويه في نزل في بعض يا زلمه. لا تحذير ولا منشورات ولا اي حاجه، فجاه لقينا صواريخ نازله فوق روسنا. तो वॉर जोन से आई खबरों और तस्वीरों से इतना तो साफ है कि गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध चल रहा है। हमास इजराइल सेना को कड़ी चुनौती दे रहा है। जब बात इजराइल की चुनौती की हो रही है तो इजराइल 7 अक्टूबर की उस तारीख को कैसे भूल सकता है जब हमास के लड़ाके फेंसिंग को तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए थे, जब पैराग्लाइडिंग के जरिए इजराइल में अंदर घुसे थे, सरेआम खून खराबा किया। इस हमले के 1 महीने बाद TV9 संवाददाता विपिन चौबे उस जगह पहुंचे जहां से हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए थे। आज आपको बताते हैं कैसे हमास ने इजराइल के सुनियोजित साजिश के तहत चकमा दिया उसको और म्यूजिक फेस्टिवल को मौत में तब्दील कर दिया। 7 अक्टूबर वो तारीख है जो इजराइल के इतिहास में दर्ज हो गई है और आज 7 नवंबर है, यानी इस हमले को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। आप इस बोर्ड को देखिए, ये एश्कलॉन का वही इलाका है, तेल अवीव याफो से लगभग 50 किलोमीटर दूर अश्कलान का वही इलाका है जहां पर 7 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के आसपास पार्टी चली थी और इसी पहाड़ियों के पीछे से जो हमास के लड़ाके हैं इन्हीं रोड से आए थे और बड़ी तादाद में उन्होंने इजराइल के एरिया पर कब्जा कर लिया, हमला बोला, कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को यहीं से अगवा करके ले गए थे। 1 महीने बाद तस्वीर कैसी बदली है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। इस पूरे एरिया को मिलिट्री जोन घोषित करके रखा गया है। गाड़ियों की आवाजाही बहुत हद तक जारी है और हमें उस जगह से 500 मीटर पहले रोका गया है जहां पर यह पार्टी चल रही थी, जहां पर यह कत्लेआम हुआ और जहां पर लोगों को अगवा करके ले जाया गया। अब ये जो सड़क आप देखेंगे, ये जो सड़क है ये याफो यानी तेल अवीव से आती है और उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा इलाका
आर्मी का इलाका है और आर्मी ने चारों तरफ इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जो कत्लेआम मचाया गया था उसके सबूत, उसके साक्ष्य आज भी यहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। यहां पर गोलियों के निशान, ये देखिए, ये खाली कार्ट्रिजेस आपको मिलेंगे जो अब भी ये बताते हैं कि उस वक्त यह हमला कैसे किया गया था, कैसे यहां पर आमना सामना हुआ था आईडीएफ से और हमास के लड़ाकों से। और यहां देखिए, जहां नजर डालिए आप, वहां आपको गोली ही गोली नजर आएगी। जहां भी आप नजर डालेंगे गोलियों के निशान आपको यहां पर मौजूद आएंगे। ये बताते हैं कि यह हमला इजराइल के इतिहास में बहुत बड़ा था और इससे पूरे इजराइल में इस वक्त अफरा तफरी उस समय मच गई थी। हालांकि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। गाजा की बहुत हद तक भूमि, पूरे नॉर्थ गाजा पर कब्जा किया जा चुका है, लेकिन अब भी यह जंग जारी है और लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिन लोगों को इस एरिया से बंधक बनाकर ले जाया गया था अब भी वो हमास के कब्जे में है और उनको छिपाने की कोशिश, उनको छुड़ाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और अब बात करते हैं इजराइल की एक और बड़ी चुनौती की, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। हमास से नेतन्याहू आर्मी निपटी भी नहीं थी कि हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर की तरफ से इजराइल को टारगेट कर रहा है, हमले भी कर रहा है। आपको हिजबुल्लाह के लेटेस्ट हमले का एक वीडियो भी दिखा देते हैं। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल का सैन्य वाहन नष्ट हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की सेना की गाड़ी को टारगेट किया। अटैक में कुछ ही देर में इजराइल की सेना की गाड़ी जलने लगी। दूसरा वीडियो भी आपको दिखाते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तैयारी आपको दिखाई देगी। हिजबुल्लाह की ओर से ट्रेनिंग का नया वीडियो जारी किया गया है। लड़ाके टैंकों को तबाह करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। बड़े रॉकेट हमले की भी तैयारी की जा रही है। Barbarism is led by an axis of terror. The axis of terror is led by Iran. It includes Hezbollah, Hamas, Houthis, and their other minions. They seek to bring the Middle East and the world back to a dark age. If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. सारे अरब कंट्रीज की जो नजरिया है वो इजराइल के खिलाफ है। इसमें सब अपना मजहब भी भूल गए हैं। हिजबुल्लाह शिया मुस्लिम्स हैं, हमास सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उनके आपस में नहीं बनते, लेकिन इस बार क्योंकि कॉमन एनिमी है वो इजराइल है। तो ईरान के समर्थन से हिजबुल्लाह और हमास की जोड़ी कितनी घातक हो सकती है, इसे समझने के लिए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। हथियारों की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास AK-47, RPG ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल, DSH के हैवी मशीन गन और KPV हैवी मशीन गन्स हैं। वहीं टैंकों की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास T-55, T-72, BMP-1 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, M113S मॉडिफाइड सिविलियन व्हीकल है। मिसाइल और आर्टिलरी की बात करें तो कत्यूशा रॉकेट, फतेह 110, M300, फजर 3 और फजर 5 जेलजल 2 भी है। एंटी एयर वेपन की बात करें तो हिजबुल्लाह ने चोरी चोरी चुपके कई घातक हथियार जुटा लिए हैं, जिसमें स्ट्रेला 2 और स्ट्रेला 3 मैनपेड, इमला 3 मैनपेड, ज़्यू 23 एंटी एयरगन, पंतसीर S1 प्रमुख है। एंटी टैंक वेपन की बात करें तो 9M14 मालयुक्ता, 9K 111 फैगोट, 9M133 कार्नेट E। हिजबुल्लाह की ड्रोन शक्ति भी कम नहीं है, उसके पास मिरसाद 1 और मिरसाद 2 जैसे ड्रोन हैं। इसके अलावा शाहिद 129 129 भी उसके पास है। और इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं।
विपिन, अब जो सबकी आंखें, सबकी नजरें लगी हुई हैं वो गाजा सिटी वॉर को लेकर हैं। कहा जा रहा है यही फाइनल वॉर है और यहीं से तय होगा हमास का भविष्य। हमास बचेगा या पूरी तरीके से खत्म होगा, क्या स्थिति है? क्योंकि जो डेडलाइन दी गई थी इजराइल की तरफ से वो खत्म हो गई। देखिए, बिल्कुल डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन एक हफ्ते से 10 दिन का वक्त इंटरनली और कहा गया है कि इनको पूरे गाजा सिटी पे कब्जा करने को लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से घेर लिया गया है। आगे आईडीएफ जो ऑपरेशन करती हुई आगे बढ़ रही है और सिविलियंस को बार बार ये कहा जा रहा है आप इलाके को छोड़कर साउथ गाजा में शिफ्ट हो जाइए। पूरा युद्ध जो है अब गाजा सिटी में सेंट्रिक हो गया है और हमास के लड़ाकों को वहीं घेरा गया है। एक बात राहुल जी ये तय है कि हमास के लड़ाकों का हारना यहां पर सुनिश्चित हो चुका है। समय कितना लगेगा उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे ये हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो सके, लेकिन जिस तरह का ऑपरेशन आईडीएफ कर रही है और जिस तरह का समर्थन हमास को बाकी के मुल्कों से मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा है, उसको ये देखकर लग रहा है कि एक हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम और उसके बाद घोषित कर दिया जाएगा नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से इजराइल और वहां पर शासन इजराइल का कायम हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति आपको लग रही है ऐसी क्योंकि हमास पूरी तरीके से टक्कर दे रहा है? बेशक टक्कर दे रहा हो, देखिए, क्योंकि हमास सुरंगों में बैठा है और आईडीएफ जमीन पर ऑपरेशन कर रही है। लेकिन कितने दिन तक सुरंगों में, जब आपका पावर सप्लाई काट दिया जाएगा, आप तक गैस पहुंचने नहीं दी जाएगी, आपके पास रसद पहुंचने नहीं दी जाएगी, तो कितने दिनों तक आप सुरंगों में छिपे रह सकते हैं? मान लीजिए अगले 3 महीने भी वो सुरंगों में छिपे रहे, लेकिन मुकाबला कब तक होगा? क्योंकि उनके मुकाबले अगर वो 50,000 है तो ये 3 लाख हैं और 3 लाख से 50,000 की फौज नहीं भिड़ सकती है। पूरे हाईली इक्विप्ड होके, ना सिर्फ जमीन से, आसमान से, समंदर से, तीनों तरफ से हमला हो रहा है। ऐसे में हमास का बहुत ज्यादा दिन तक टिके रहना नामुमकिन सा लगता है। जी विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हिजबुल्लाह भले ही हथियारों की प्रदर्शनी लगाए, हमास आत्मघाती लड़ाकों को तैयार करे, लेकिन इससे वो इजराइल को रोक लेगा ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास एक दिन का प्लान करते हैं तो अमेरिका और इजराइल 30 दिनों की प्लानिंग कर लेते हैं। हमास को धमकियों के पिंजरे में बंद रखने के लिए अमेरिका इस बार एक ऐसा बम लेकर आया है जिसे आप हमास का काल भी कह सकते हैं और जीपीएस बम भी कह सकते हैं। अमेरिका ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल को स्पाइस बम देने का फैसला किया है। अमेरिका कुल 2,664 करोड़ रुपए के स्पाइस बम इजराइल को देगा। स्पाइस बम की सबसे बड़ी खासियत इसका जीपीएस सिस्टम से गाइडेड होना है। अमेरिका सिर्फ स्पाइस बम ही नहीं देगा बल्कि गाइडेड बम के लिए आधुनिक उपकरण भी देगा। स्पाइस बम के एडवांस्ड उपकरण राफेल अमेरिका नामक कंपनी ने तैयार किए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्पाइस बम के इस्तेमाल से इजराइल के लिए हमास को खत्म करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो पाएगा क्योंकि स्पाइस बम जीपीएस सिस्टम से गाइडेड होता है। जीपीएस गाइडिंग किट से हमला बेहद सटीक होता है। अनगाइडेड बम इन उपकरणों से स्टार्ट बम बन जाता है, स्मार्ट बनता है ये बम, और लोकेशन ट्रेस का सटीक निशाने पर यह विस्फोट करता है। आम लोगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कम नुकसान होता है। ऐसा होने से इजराइल के लिए गाजा में हमास के ठिकानों पर सटीक हमला करना आसान होगा। इजराइल हमास के ठिकानों को सीधे टारगेट कर पाएगा जिससे हमास का तेजी से बर्बाद होना तय है। अब समझिए कि स्पाइस बम की जो खासियत है वो है क्या और इस बम से हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को क्या मदद मिलेगी, आपको बता देते हैं। इस बम का वजन 500 से 900 किलोग्राम होता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की होती है। खासियत यह है कि यह बिल्डिंग की छत को भेदने में सक्षम है। इसके धमाके से पूरी की पूरी इमारत तहस नहस हो सकती है। लक्ष्य को भेदने की इसकी क्षमता 100% यानी 100% होती है। अब समझिए कि इजराइल को स्पाइस बम की जरूरत क्यों पड़ी और इजराइल स्पाइस बम का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये अब आपको बता देते हैं। इजराइल इन बमों को फाइटर जेट के जरिए इस्तेमाल कर सकता है। ये जहां गिरेगा वहां जमीन तक धंस जाएगा। टारगेट के आसपास का 250 मीटर का इलाका बर्बाद हो जाएगा। हमास की सुरंगों को तबाह करने में यह सबसे कारगर साबित हो सकता है। वैसे गाजा युद्ध से पहले ही इस वर्ष जनवरी में इजराइल और अमेरिका के बीच स्पाइस बम को लेकर डील हो चुकी थी। आने वाले कुछ समय में अब ये इजराइल को मिल सकता है। इसकी डिलीवरी में तेजी आ सकती है जो हमास के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी। वैसे आतंकी ठिकानों पर स्पाइस बम का इस्तेमाल काफी होता रहा है। ऐसा माना जाता है कि बालाकोट में भी भारतीय सेना ने स्पाइस बम से ही आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया था जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमास की सुरंग इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए अमेरिका से अब स्पाइस बम इजराइल पहुंच रहा है। लेकिन क्या तब तक
इजराइल इंतजार करता रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल ने हमास की सुरंगों में अपने डॉग स्क्वाड को उतार दिया है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें दिख रहा है एक डॉग स्क्वाड का डॉग आगे आगे जा रहा है, उसकी पीठ पर कैमरा लगा है जो आगे की तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहा है और पीछे पीछे आईडीएफ के सैनिक चल रहे हैं। एक बार आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे ये डॉग यूनिट काम करती है। अब समझिए कि हमास की सुरंगों में आईडीएफ के सैनिक डॉग यूनिट की मदद से कैसे ऑपरेशन को अंजाम देंगे। सबसे पहले सुरंगों में जाने वाले सैनिकों के साथ आईडीएफ की डॉग यूनिट की तैनाती होगी। इसके बाद आईडीएफ का डॉग सुरंगों का पता लगाएगा। इसके बाद सुरंग में सैनिकों और डॉग यूनिट की एंट्री होगी। एंट्री करते ही सबसे पहले डॉग सूंघकर यह पता देगा कि सुरंग में कोई विस्फोटक है या नहीं। इसके बाद सुरंग में हमास के लड़ाकों की तलाशी जो है वो शुरू होगी। डॉग की पीठ पर एचडी कैमरा होगा जो आगे का वीडियो तेजी से कंट्रोल रूम को ट्रांसफर करेगा। कंट्रोल रूम डॉग के पीछे चल रहे सैनिकों को लड़ाकों की जानकारी देगा, जिससे कमांडो सुरंग में हमास लड़ाकों को मार देंगे। गाजा की सुरंगों में इजराइल ने डॉग यूनिट तो उतार दिए, लेकिन हमास की 1300 सुरंगें जिनकी कुल लंबाई 500 किलोमीटर तक हो सकती है, उससे तबाह करना इजराइल के लिए अभी भी आसान नहीं है। ये वो सुरंगें हैं जहां हमास ने हथियार छिपाए हुए हैं। इन्हीं सुरंगों में हमास के लड़ाके ट्रेनिंग लेते हैं। दावा है कि इन्हीं सुरंगों में बंधकों को भी रखा गया है। हमास के यही सुरंग अब तक उसके लिए सप्लाई लाइन बने हुए हैं और इन्हीं सुरंगों के कारण इजराइल को खुले तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में परेशानी भी हो रही है। इसलिए अब इजराइल एक और ऐसे सैनिक को सुरंग में उतारने वाला है जिसका हमास के पास कोई भी तोड़ नहीं है। इससे हमास के लड़ाके सुरंग में ही मारे जाएंगे और इजराइल सुरंग वाले कवच को तोड़ने में कामयाब भी हो जाएगा। ये रोबोट सैनिक होते हैं। डिफेंस न्यूज ने कहा है कि ये रोबोट 2 फीट चौड़े हैं, इनका वजन 20 पाउंड से कम है। ये सामने की बाधाओं को दूर कर सकता है, 8 इंच की सीढ़ियां चढ़ सकता है। संकरे सुरंगों में इसे आसानी से एंट्री मिल जाती है। इस रोबोट में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए 5 कैमरे और माइक्रोफोन भी लगे हुए हैं। इंफ्रारेड लेजर पॉइंट है। यह आवाज और वीडियो के साथ एक्शन में आ सकता है। ये 2 मील प्रति घंटे की गति से चलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कोडिंग की मदद से दुश्मनों पर फायर करता है। ऐसी स्थिति में रोबोट और हमास के लड़ाकों में लड़ाई होगी। इसमें फायदा यह होगा कि एक तो लड़ाके मारे जाएंगे, दूसरा यह कि लड़ाकों की लोकेशन क्या है यह भी इजरायली सैनिकों को पता चल जाएगी। इजराइल रोबोट सैनिकों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये रोबोट सैनिक दुश्मनों को मांद में घुसकर उसे तबाह कर रहे हैं और हमास के आतंकी इनकी मारक क्षमता का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ये इजराइल का बमबाज मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो इस वक्त जो असली लड़ाई है और जो चुनौती है वो असल में सुरंगें ही हैं और इसी सुरंगों के इस जाल को तोड़ने के लिए इजराइल की तरफ से जो 2 मास्टर स्ट्रोक चले गए वो हमने आपके सामने रख दिए। एक मास्टर स्ट्रोक तो वो डॉग स्क्वाड है जो कि आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे उसकी मदद से इजराइल की फोर्स यानी आईडीएफ आगे बढ़ी। और दूसरा, ये जो रोबोट्स हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। इजराइल ने पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है जिसे एआई टारगेट बैंक का नाम दिया गया था। एआई टारगेट बैंक यानी दुश्मनों के ठिकानों का लेखा झोंका रखने वाला सिस्टम है। ये एआई हवाई और जमीनी हमलों में इजरायली सेना यानी आईडीएफ की मदद करता है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर के बाद जब गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू की तो इसमें आईडीएफ ने एआई की मदद ली और 90% सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा। एआई की मदद से अब तक 11,000 हमले किए गए हैं और हमले में 150 सुरंगों को भी एआई की मदद से इजराइल ने तबाह कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए सुरंग तोड़ बम वाला प्लान भी बनाया था। यह बम नॉर्थ गाजा में गेम चेंजर साबित हो रहा है। आईडीएफ को इसके इस्तेमाल से हमास का सफाया जल्द होने की उम्मीद है। यह 2268 किलोग्राम के वजन वाला गाइडेड बम है। इसे तहखाने, बंकर और सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया गया है। यह बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। अगर ये किसी इमारत पर गिरे तो उसकी नींव हिला देता है। यह बम साधारण जमीन में 100 फीट तक गड्ढा कर सकता है। मजबूत फर्श पर 20 फीट तक गहरा गड्ढा ये कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल को भारी मात्रा में बम दे दिए हैं और आर्थिक मदद भी इसके लिए मंजूर हो गई है। ऐसे में इजराइल सुरंगों में ही हमास के लड़ाकों को दफन कर देना चाहता है। 2014 में हुए गाजा युद्ध के दौरान इजरायली सैनिक सुरंगों के अंदर फंस गए थे और हमास ने उन्हें बेरहमी से मारा था। इस बार इजराइल का प्लान सुरंगों से उचित दूरी बनाकर रखने का है।
इजराइल ने सुरंग तोड़ बमों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। साथ में वो दूसरे तरीके भी अपना रहा है। तरीका ये कि सुरंगों के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जाए कि हमास के लड़ाके या तो अपने बिल में ही घुट-घुट कर मर जाएं या फिर वो बाहर की ओर भागें और इजराइल सेना के जवान आराम से उनका सफाया कर दें। इससे इजराइल के सैनिकों का जोखिम कम हो जाएगा और वो अपने से ज्यादा सैनिकों की जान बचा पाएगा। तो युद्ध की सत्ता के बाद अब एक खबर राजनीति की सत्ता से, जहां एक ही वक्त पर एक ही जगह पर दो भाइयों का पहुंचना राजनीतिक चर्चाओं, संभावनाओं और कयासों का कारण बना हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम गए थे। संयोग देखिए, जिस दिन राहुल गांधी वहां थे उसी दिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी केदारनाथ धाम में थे और दर्शन कर रहे थे। पहले राहुल गांधी की तस्वीर, उनका जो वीडियो था वो सामने आया, इसके बाद वरुण गांधी की तस्वीर। अब जब एक ही दिन दोनों वहां थे तो चर्चा होना लाजमी था कि यह महज बाबा के दर्शन का संयोग है या कोई सियासी प्रयोग चल रहा है। दरअसल कांग्रेस में गांधी परिवार से राहुल गांधी अचानक शनिवार को 5 राज्यों के धुआंधार प्रचार को छोड़कर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच गए। राहुल का 3 दिनों का दर्शन, सेवा और वहां के पुजारियों से मिलने का कार्यक्रम रहा। इसी दौरान वरुण गांधी की भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की तस्वीरें सामने आ गई। यह चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि वरुण गांधी अरसे से बीजेपी में अलग थलग चल रहे हैं। कई बार बेरोजगारी और किसानों को लेकर किए गए उनके ट्वीट्स भी बीजेपी को असहज करते आए। 2024 में वरुण गांधी सियासत में किस ओर खड़े नजर आएंगे, इसको लेकर भी अब कयास लग रहे हैं। ऐसे में एक समय में दोनों भाइयों का केदारनाथ में होना कौतूहल तो पैदा करता ही है। हालांकि इससे पहले भी वरुण गांधी अपनी शादी का कार्ड लेकर 10 जनपद गए थे, लेकिन कांग्रेस के गांधी परिवार से वरुण की शादी में कोई शामिल नहीं हुआ था। दरअसल राहुल की मां सोनिया और वरुण की मां मेनका के रिश्ते इंदिरा गांधी के जमाने में जो बिगड़े वो आज तक सुधर नहीं पाए हैं। इंदिरा गांधी के बाद अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ संजय विचार मंच के बैनर तले मेनका गांधी का चुनाव लड़ना रिश्तों में उसने और भी ज्यादा खटास पैदा कर दी। हालांकि खबरें आती जाती रही हैं। बीतते वक्त के साथ प्रियंका गांधी के साथ कभी कभार वरुण गांधी की बात और मुलाकातें होती नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वरुण गांधी के कट्टर बयानों के चलते प्रियंका गांधी ने उनको नसीहत भी दी। हालांकि आज के सियासी दौर में बीजेपी और वरुण गांधी के रिश्ते जैसे हैं, उसे देखते हुए उनके अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसी भी चर्चा होती रहती है कि नई पीढ़ी एक साथ आ सकती है, लेकिन कहीं से इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसी तरह बाबा केदारनाथ के यहाँ एक ही दिन में राहुल और वरुण गांधी की मौजूदगी पर सूत्रों का कहना है ये महज संयोग है। वहां वरुण गांधी और राहुल गांधी का ना ही आमना सामना हुआ, ना ही कोई बातचीत हुई। बस एक ही दिन जैसे अलग अलग वक्त में 2 अनजाने दर्शनार्थी वहां होते हैं, कुछ वैसा ही रहा। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।